वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर 2024 तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया जितना भी क्वेश्चंस है वही आज मैं आपको आज की वीडियो में कराने वाला हूँ। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो लोग एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। सीबीएसई के लिए भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी चूँकि फॉलो कर रहे हो तो एक बार इसको देख लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आसानी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए हर किसी भी चैप्टर का, तो हमारा जो वेबसाइट है यहाँ से फ्री में पीडीएफ नोट्स 9, 10, 11, 12 सब का आपको मिल जाएगा। टेस्ट वगैरह सब कुछ दे सकते हैं आप। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन कि 2009 का क्वेश्चन है, ईयर भी इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक, हर स्टेट बोर्ड के लिए, झारखंड वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इट्स क्या लेंथ शुड बी इंक्रीज। अगर किसी भी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का उसको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, दो बल्ब है, कंज्यूम करता है सेम पावर को जब उसको 200 वोल्ट और 300 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। तो व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज डीसी वोल्ट 500 के साथ, तब जो है उन दोनों बल्ब के एंड के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होगा। कहने का अर्थ क्या है सवाल का, जैसे कि अगर एक बल्ब यहाँ पर है और एक बल्ब यहाँ पर है, ठीक है, बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसको हम लोग देते हैं 200 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है, और इसको हम लोग देते हैं अगर 300 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है, तब ये जो पावर कंज्यूम करता है और ये जो पावर कंज्यूम करता है दोनों का पावर हमारा सेम है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये बात बता दिया। अगर दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए भाई, सीरीज में जोड़ दिया जाए दोनों बल्ब को। ठीक है, दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया जाए और उसको 500 वोल्ट का डीसी सप्लाई दे दिया जाए, तब दोनों बल्ब के एंड के अक्रॉस यहाँ पर दोनों बल्ब के पास जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बटे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ये रेशियो हमको पता करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए देखिए, आप ये दोनों बल्ब हैं तो इसका रेसिस्टेंस R1 होगा, इसका R2 होगा। इसका अगर हम लोग पावर और इसका पावर दोनों तो सेम है, तो आप पावर का फॉर्मूला जानते हैं V²/R ना, यहाँ पे V² क्या R2, यहाँ V1 है तो यहाँ पे क्या V2। अच्छा, तो आप ऐसा एक काम तो कर सकते हैं हम लोग, वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि कितना, इसको दिए 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, इसका रेसिस्टेंस बराबर इधर इसको दिए 300 वोल्ट ना, 300 का स्क्वायर बराबर बटे में क्या R2। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो अगर इस R1 को उधर लेकर के जाए और इसको इधर लेकर के जाए तो यहाँ पर क्या स्थिति होगा, R1/R2 इज इक्वल टू, देखिए तो R1 उधर चला गया, R2 इधर चला गया। ठीक है यार, तो ये R1 बटे R2 और इधर 200 का स्क्वायर बटे में क्या 300 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर बटे में क्या 300 का स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, 200 का स्क्वायर बटे 300 का स्क्वायर, तो 0000 तो दोनों का, यानी कि R1/R2 का अगर आप बात करें तो 200 बटे 300 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 0000 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि R1/R2 दोनों रेसिस्टेंस का जो रेशियो है वो 4/9 है, 4/9 है। अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पे ये बल्ब भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है R1 और R2। ठीक है, R1 और यहाँ पे क्या है R2 है। ठीक है, तो R1 और R2 है, तो यहाँ पर का इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V2, तो V1/V2 का ये रेशियो हमको पता करना है कि V1/V2 हमारा कितना होगा। ठीक है, V1/V2 कितना होगा। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो और रेसिस्टेंस इस तरीके से लगा हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है थ्योरी में भी, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है, आप जानते हो इस तरीके से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में
करंट सेम रहता है ना, यानी इसका करंट और इसका करंट सेम रहेगा ना। I1 बराबर क्या होता है I2, I1 बराबर I2, I इज इक्वल टू वी बाय आर ना। आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है I इज इक्वल टू वी बाय आर पढ़ा है ना। तो यानी कि V1 बाय R1 बराबर क्या V2 बाय R2। सीरीज में यही जो करंट निकलेगा यही तो दोनों से पास करेगा। तो I1 I2 दोनों का करंट सेम है, तो I1 इज इक्वल टू V1 बाय R1, I2 इज इक्वल टू V2 बाय R2। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर इसको इधर लेकर के जाए तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए तो R1 उधर चला जाएगा, V2 इधर चला जाएगा, तो V1 डिवाइडेड बाय V2, V1 डिवाइडेड बाय V2 और उधर चला गया ये, तो R1 बाय क्या R2। तो यानी कि जो वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये किसके रेशियो के बराबर होता है R1 बाय R2 के। तो जो रेसिस्टेंस का रेशियो होता है वही रेशियो वोल्टेज का भी होता है। तो रेसिस्टेंस का रेशियो 4/9 है, तो वोल्टेज का भी जो रेशियो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो 4/9 ही होगा। यानी इसका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया बी नंबर। यही इसका क्या है आंसर, इसका आंसर हो गया बी नंबर। कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारा वेबसाइट, इस पर आप जाइएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस का सीरीज आपको वहाँ पर मिल जाएगा बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए, किलोवाट आवर क्या चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। जो हम लोग घर में मीटर वगैरह होता है वो किलोवाट आवर में ही होता है, KWH एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कि एक बैटरी है जो कि सेल है जिसका कि EMF दिया हुआ है, EMF हमको दिया हुआ है कितना 1.5 वोल्ट, ठीक है। और कनेक्टेड विथ एन आमीटर ऑफ रेसिस्टेंस, एक आमीटर है, ठीक है। और इस आमीटर का जो रेसिस्टेंस है, खुद का रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना है भाई 0.05 ओम है, ठीक है। और सर्किट में करंट 2 एम्पियर का पास कर रहा है, तो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस हमको बताना है, ठीक है। तो मान लिया जो बैटरी यानी कि जो सेल है वो उसका खुद का अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा और ये यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो ये स्मॉल आर बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी का EMF इंटरनल रेसिस्टेंस, और यहाँ पे ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। ये लगातार है तो सीरीज इसको समझना है ना, ऐसा नहीं समझना कि ऊपर नीचे पैरेलल। ये रेसिस्टेंस एक प्रकार का एमीटर का रेसिस्टेंस और इसके रेसिस्टेंस पैरेलल नहीं समझना है इसको, ये सीरीज में, ठीक है। अच्छा, तो सर हम लोग जानते हैं करंट बराबर क्या होता है नेट EMF बटे क्या नेट रेसिस्टेंस। तो करंट की बात करें तो करंट है 2, तो नेट EMF कितना है भाई, नेट EMF हमारा दिया हुआ है 1.5 वोल्ट बटे नेट रेसिस्टेंस। तो ये दोनों सीरीज में है ना, तो जुटेगा ना स्मॉल आर प्लस क्या ये इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0.05, समझे। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो दोनों रेसिस्टेंस जुट गया, नेट रेसिस्टेंस, नेट EMF बटे नेट रेसिस्टेंस, यही होता है करंट, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग आगे अगर सॉल्व करें इसको तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 2R प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 1 हो गया ना, ये 5 × 2 10 0.1 बराबर कितना 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही R पता करना है, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो 2R इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.1, तो घट गया तो कितना हो गया 2R इज इक्वल टू 1.4 हो गया। ये डिवाइड में आ जाएगा तो R इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 2, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 0.7 ना, इतना ओम। कहाँ है हमारा आंसर, यहाँ ये हो गया क्या इसका आंसर 0.7। आपको ध्यान में रखना है कि करंट बराबर नेट EMF बाय नेट रेसिस्टेंस, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला अपने पास क्या है कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी मैन, एक अगर स्वस्थ आदमी है उसके शरीर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 50,000 ओम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर फॉर 10 सेकेंड, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज इतना, तो वर्क डन कितना होगा। तो देखिए जितना हीट डेवलप होता है ना, जैसे अगर किसी भी वायर में करंट पास करेंगे तो करंट पास करने से तो उसमें तो उसका जो रेसिस्टेंस है उसमें करंट पास कर रहा है,
तो वायर में करंट पास करने से ना वायर में हीट पैदा होता है, और जितना हीट पैदा होगा, हीट एनर्जी पैदा होगा, वही वर्क कहलाता है। ठीक है, तो हीट हम निकाल लेते हैं। हीट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, करंट दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ। तो हीट का फॉर्मूला होता है आई वी टी, आई स्क्वायर आर टी भी होता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी होता है। तो करंट दिया हुआ था, वोल्टेज दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो यही फार्मूला लगाए। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क बताएगा आई वी टी। ठीक, तो ये वर्क हो गया। करंट हमारा कितना है भाई 10 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट, टाइम कितना है भाई 10 सेकेंड का। तो ये कितना हो गया 1500 जूल। क्या ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद अ करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स, द हीट प्रोड्यूस्ड इज। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, यहाँ कुछ कैलकुलेशन हेल्प के लिए रख लिए हैं, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो हीट प्रोड्यूस, हीट का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं। हीट का कौन सा लगाएं भाई, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है ना। तो यानी कि वी स्क्वायर बाय आर इंटू क्या टी लगाते हैं, आई स्क्वायर आर टी भी होता है ना। तो हीट चाहिए भी वोल्टेज का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, बट ये रेसिस्टेंस की बात करें तो 5 ओम। ठीक है, और टाइम की बात करें तो 20 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसके लिए हमको इसको 60 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब कटाते हैं ज़रा सा। 5 से ये कट गया कितना, 4 बार में, 5 चौक भी 6 चौक 24 240। तो H बराबर ये हो गया 49 इंटू क्या 6 चौक 24 240। ठीक है, और तो उसके बाद 49 गुना इतना शायद 11,760 होगा, 11,760, 11,760, हाँ 11,760। ठीक है, इतना जो हुआ ना वो जूल हुआ, लेकिन हमारा आंसर कैलोरी में। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, कैलोरी में अगर जूल को कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे 4.2 से उसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इन कैलोरी अगर हमको कन्वर्ट करना है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 11,760 को 4.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ठीक है, 28 इतना कैलोरी, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्या बोलते हैं, कैलोरी में कन्वर्ट करना, आगे एकदम एग्जैक्ट कन्वर्ट करना है तो एक्चुअली में 4.186 से डिवाइड करना पड़ता है एक्चुअल में। ठीक है, तब ऐसा करेंगे तब तो भैया आपको 2810 आएगा, लेकिन 4.2 इसको ले सकते हैं ना 4.2। तो आप नॉर्मली ध्यान रखिए, कभी भी जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक भी है, आपको ध्यान में भी रखना है एक बात कि क्या चीज़, हाँ जूल हो गया फिर ये, ठीक है, कैलोरी, कैलोरी बड़ा यूनिट हो गया ना। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो घटता है। ठीक है, ठीक है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे थे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई क्यू, और भी इज इक्वल टू भी डब्ल्यू बाई क्यू। वोल्टेज का भी वही होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है वही होता है, ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स, यहाँ पे A इनवर्स भी लिखा रहता है, ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स भी लिखा रहता है, सॉरी ML स्क्वायर T इनवर्स 3 ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे, हाँ 1 होगा। ठीक है, मिस्टेक है, ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स बोलो या I इनवर्स बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ क्या, एम्पियर आवर भी जो यूनिट होता है ना वो चार्ज का यूनिट होता है। एम्पियर देखिए ना, एम्पियर यानी कि ये क्या हो गया, करंट, और ये टाइम ना। हम लोग जानते हैं कि करंट बराबर होता है चार्ज बटे टाइम, तो चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, चार्ज ना, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। ठीक है, वो क्या देता है, चार्ज। आप सुने होंगे कि अरे सर ऐसा यूनिट तो एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड होता है।
ठीक है, हाँ एम्पियर सेकंड होता है। ये एम्पियर आवर फिर क्या है, ये एम्पियर आवर ये बताता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ वायर इन 1 आवर। 1 घंटा तक अगर करंट चल रहा है तो उसमें कितना चार्ज पास करेगा, वही बताने वाला चीज़ है ये। ठीक है, वही बताने वाला चीज़ है ये। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर 60 × 60 एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, एम्पियर मिनट में। फिर उसके बाद एक बार और अगर 60 से गुना कर देंगे तो क्या सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सॉरी। तो ये यानी कि ये हमको बताता है ये करीब 3600 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, 3600 कूलम को या 3600 एम्पियर सेकंड को दर्शाता है ये चीज़। ठीक है, चलिए द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर V²/R। उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो हीट हो जाता ना। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एडी, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है ना, मीटिंग एट 1 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0 ना। सम ऑफ ऑल करंट बराबर 0 होता है, पॉजिटिव निगेटिव सब मिला के ना। किरचॉफ्स का पहला लॉ था। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है लोड रेसिस्टेंस को नापने में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ सही है एकदम आंसर। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, या यूँ कहें कि हीट, वो V²/R, तो पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के ना प्रोपोर्शनल है। यही चीज़, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में भैया नाइक्रोम यूज़ होता है। चलिए, नाइक्रोम का खासियत ये होता है ना कि मतलब अगर आप करंट दे दिए, हीट बढ़ेगा तो उससे रेसिस्टेंस उसका बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसका थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी 0 होता है, अल्फा 0 होता है। ठीक है, जब थ्योरी में पढ़ाया जाता है भाई। ठीक है, E1 E2 दो EMF है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 है, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा। ठीक है, यानी एक बैटरी यहाँ है, एक बैटरी यहाँ है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। E1 और इसका रेसिस्टेंस R1, ये E2 इसका रेसिस्टेंस R2। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में नेट EMF का जो फार्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ऐसे करके जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R3 1/R4 जितना होता है उतना कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अब जरा सा ठीक कर, इसको अरेंज करके देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ये सब गुना भाग करते हो कि नहीं आप लोग। E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई इन दोनों नीचे का R1 R2 गुना हो जाएगा। ये सब टाइप का एलसीएम किए हो ना, 2/3 प्लस 4/7 करोगे आप, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 दूना 14 प्लस 4 तिया 12 डिवाइडेड बाय 21, ऐसा लिख सकते हो। ये सब आता है कि बेसिक आपका कमज़ोर है थोड़ा सा, देखिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको कैसे करेंगे, R2 इधर R1 इधर, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय, दोनों नीचे गुना हो जाएगा, R1 R2, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, R1 R2 गुना में R2 प्लस R1, ये प्लस में है। ठीक है, और ये तो यहाँ आ गया, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, R1 R2, तो ये R1 R2 कट गया, तो ये वाला किससे मैच कर रहा है, देखिए तो E1 के साथ R2 होना चाहिए, तो E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 बोलो या R1 प्लस R2 बोलो, एक ही बात है ना। तो इसी चीज़ से मैच किया ना ये, यानी ये आंसर हो गया ना इसका, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय क्या, R2 प्लस R1 लिखिए या R1 प्लस R2, एक ही बात है। ये चीज़ इससे मैच किया। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, अच्छा, एक सेमीकंडक्टर को ठंडा किया जा रहा है इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक,
ठंडा करने से उसका रेसिस्टेंस क्या होगा भाई? ठंडा करने से उसका रेसिस्टेंस, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस ठंडा करने पे बढ़ता है, कंडक्टर का तो खैर कम हो जाता है। अच्छा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ऑफ अ कंडक्टर आर रिलेटेड एज। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ई टॉ बाय एम, तो ये तो इसके साथ सीधा संबंध में है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके साथ तो सीधा संबंध है, ठीक है। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ क्या? ये तो तभी बढ़ेगा कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टिविटी बढ़ता है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं बनता। रो रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट चीज़ है, वो टेम्परेचर पे ही सिर्फ डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/n² टॉ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो रिलैक्स होने का समय घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। ये सब फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी बाय एम वर्ड सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा मेरा वीडियो। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी तो घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी घट जाता है। द करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पियर। अच्छा अच्छा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। बोल रहा है क्या कि एक वायर में करंट दिया हुआ है, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट है। 1 एम्पियर का करंट का मतलब क्या होता है? 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया, बोल रहा है क्या कि बताइए कि प्रति सेकेंड जो है कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वायर में ना। तो चूंकि करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू Q, Q बराबर क्या होता है, N, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े हैं। ये हमको बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास कर रहा है प्रति सेकेंड, यही ये फार्मूला से हमको अगर करंट दिया हुआ रहे, समय दिया रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड कितना पास कर रहा है ना, ये हमको पता करना हो तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज पर सेकेंड को करंट कहते हैं, और चार्ज का फॉर्मूला N है, जिसमें N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से निकाल लेंगे, करंट हमारा कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता करना है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही तो डिनोट करता है। टाइम कितना है 1 सेकेंड, यहाँ से ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो ये क्या आता है, n 1 बाय इतना डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये 19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+19 1.6, तो यही n है। यही फिर क्या बोलते हैं, इसमें से आप एक जीरो अगर निकाल लें तो 10 गुना 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6, इतना भागा इतना करेंगे तो ये आता है 6.25, इतना डिवाइडेड बाय इतना, अपना 10⁻18 ऐसे ही जिंदा रहता है। तो ये सब कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हैं। ऐसे भी सवाल को आप अच्छे तरीके से अगर समझे तो 1 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, यानी 1 कूलम प्रति सेकेंड पास कर रहा है, यानी चार्ज हमको पता है कि 1 सेकेंड में चार्ज जो है वो 1 कूलम है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, तो 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, तो Q बराबर N ही लगाएंगे, चार्ज 1 कूलम है, N निकालना है, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको इधर डिवाइड में करेंगे तो 1 बाय उतना, वही वाला फॉर्मेट आ गया। तो जैसे चाहे वैसे आप सोच सकते हैं, इस चीज़ को, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पावर, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर V²/R, रुक जा, हाँ सॉरी V²/R ही तो होगा, टाइम से गुना कर देंगे या तब तो वो हीट हो जाएगा ना, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आप देखिएगा तो पावर का फॉर्मूला होता है IV होता है, पावर का फॉर्मूला V²/R होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R होता है ना। इसी में अगर आपको हीट चाहिए तो बस सब में टाइम से गुना कर दीजिए तो सब हीट का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि पावर इंटू टाइम हीट होता है। कि 60 वाट है और 40 वाट है, ठीक है। 60 वाट और 40 वाट का जो अगर बल्ब दिया हुआ है, इन दोनों को अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो नेट पावर कितना होगा। तो ऐसे स्थिति में आप लोग बल्ब वगैरह में अगर पावर का कॉम्बिनेशन आप देखिएगा तो सीरीज वाले में ना रेसिस्टेंस का ठीक उल्टा पैरेलल जैसा होता है, जैसे कैपेसिटर में होता था ना कॉम्बिनेशन, वैसे ही पावर में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि पावर बराबर V²/R,
तो पावर और रेसिस्टेंस में उल्टा संबंध है ना, इसी वजह से। तो हम लोग यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट पावर चाहिए तो 1/P इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट पावर बराबर 1/P1 + 1/P2 करेंगे। सीरीज में है तो ऐसा कर रहे हैं, पैरेलल होता तो डायरेक्ट जोड़ते, ठीक है। तो सीरीज में इस तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/60 + 1/40, तो P इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो 1/ इक्विवेलेंट पावर ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 × 40, 40 इधर मल्टीप्लाई 60 इधर मल्टीप्लाई, जोड़ घटा इस तरह का आता है ना भाई। दोनों को पलट दो अगर, तो P इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 40 डिवाइडेड बाय 40 + 60। इसको ज़रा सॉल्व करें तो 6 चौके 24, 100 डिवाइडेड बाय 60 40 100 00 00 कैंसिल, तो ये कितना आया 24 वाट। हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो कभी भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया रहेगा ना तो कैपेसिटर का बात समझ लो, कैपेसिटर में जैसे होता है ना वैसे ही चलना होगा, यानी रेसिस्टेंस का ठीक उल्टा ना। सीरीज में पैरेलल जैसा जोड़ो, पैरेलल में सीरीज जैसा, ये चीज़ ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है कि एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ्ड, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, क्या होगा। देखिए हीट का फॉर्मूला V²/R × T होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप कांस्टेंट रखते हैं, इसको बदलते नहीं है, टाइम जस का तस रखते हैं, और रेसिस्टेंस को यदि आप हाफ कर देते हैं, V वही है, टाइम वही है, रेसिस्टेंस आपका अगर आधा हो गया, तो अब जो हीट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हीट हमारा 2 पर चला जाएगा ना। तो 2V²/R × T, ये पुराना वाला हीट का डबल हो गया ना, तो डबल हो जाएगा ना। यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि 1 वोल्ट क्या होता है, V = फॉर्मूला W/Q ना, जूल पर कूलम को ही तेरी वाला के जूल पर कूलम ना, तो 1 जूल पर कूलम को ही 1 वोल्ट कहते हैं, जूल पर कूलम, ठीक है। चलिए अब बहुत कम समय लगेगा। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है, किलोवाट आवर kWh, ठीक है। हमको पूछा क्या कि एक कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस में हमको बताइए कि रेड कलर का कोड कितना है, ठीक है। रेड कलर का कोड हमसे पूछा था कि ये कितना होगा, तो ठीक है। पुरानी NCERT वगैरह या पहले के समय में ये सब खैर पूछता था। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि आपको कलर कोड अगर आप पढ़े होंगे तो इस तरीके से सबका कोड रहता है, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2। तो रेड का 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, तो हमारा आंसर 2 हो गया। ये चार्ट बनाने का एक टेक्निक भी है, ठीक है, जिसको कि आप लोग याद कर सकते हो, ठीक। वो टेक्निक क्या है ये चार्ट बनाने का, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। और भी लोग बहुत तरह तरह का ट्रिक देते हैं, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से चल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये बी है, बी से ब्लैक, बी से फिर ब्राउन, फिर आर से रेड, ओ से ऑरेंज, येलो, ग्रीन है ना, ब्लू है ना, इस तरीके से वायलेट, ग्रे, ये सब टाइप का आपको कलर वगैरह ये सब कोड वगैरह पढ़ाया गया होगा आपको, या फिर आपको अगर पढ़ना है डिटेल में तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर बाय एम एनवर्ड यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो चलिए हम लोग को तो याद रखे हुए हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर V²/R। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हो आप थोड़ा सा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज dV/dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट ना dV/dr ना इज इक्वल टू -dV/dr। आपने रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल नाम के टॉपिक में पढ़ा होगा ये चीज़ ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये चीज़ और एक जगह आपको मिलता है, ये चैप्टर 2 में भी आपको दिखा होगा, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में, और चैप्टर 3 में ना जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे तब भी वहाँ पर आता है। तो ये चैप्टर 2 का भी सवाल हो गया, 3 का भी सवाल हो गया। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम, एक सेकेंड इसको सेव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन फॉर रेसिस्टेंस। पैरेलल में ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना भी रेसिस्टेंस लगा हुआ रहेगा सब के अक्रॉस, जैसे जो वोल्ट देंगे, अगर यहाँ पे V है तो इसके क्रॉस वोल्टेज V सेम वोल्टेज। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर से सेम रहता है, ठीक है।
वोल्ट मीटर क्या नापता है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर। सभी जानते हैं बचपन से ये बात कि कंडक्टर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास कर। ग्रीन कलर का कोड चाहिए, तो ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट ना, 0 1 2 3 4 5, 5 हो गया आंसर ना। याद करना पड़ेगा ट्रिक ये चीज़ आपको। ठीक है। हीट प्रोड्यूस ना कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी। तो हीट का फॉर्मूला तो क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी ना, सी नंबर। ठीक है। हाँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का, ईएमएफ का यूनिट। ठीक है, वोल्ट ही होता है, वोल्ट में ही नापते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर बराबर 1 कुलम पर सेकेंड, 1 कुलम प्रति 1 सेकेंड। हाँ यही ठीक है ना। 1 एम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ये 1, तो ये 1/1 ना, 1 कुलम बटे 1 सेकेंड, वही तो हुआ 1 एम्पियर। अच्छा, एम्पियर आवर, फिर से ये देखो एम्पियर आवर थोड़ा देर पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अगर याद करोगे आप तो। चार्ज का यूनिट है, 3600 कुलम चार्ज पास करेगा, वही चीज़ को दर्शाता है। 1 घंटा में जितना चार्ज पास करेगा उसी को कहेंगे, उसी का यूनिट वही होता है 1 एम्पियर आवर। ठीक है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर फॉर ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट becomes, very good, when तो 0 1 2 3 4 5 6, क्या है ना, टेस्ट भी करना है क्या है कि नहीं उसका। 6 ब्लू का। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, देख लेते हैं कहाँ गया। ब्लू का 6 है ना। ठीक है, वही बात था बस। तो ब्लू कलर का 6 है ना। ट्रिक वगैरह काम करता है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा एक वाट? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड ना। वाट यानी पावर बराबर क्या? एनर्जी बाय टाइम होता है, या हीट बाय टाइम होता है। हम तो कई बार आपको बोल के रहे हैं कि अगर हीट बराबर क्या? पावर इनटू टाइम, तो हीट बाय टाइम इज इक्वल टू क्या? पावर। इसके लिए जूल पर सेकेंड, वाट, पावर का यूनिट वाट, जूल सेकेंड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी? मोबिलिटी के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मोबिलिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन बाय एमनवर्ड, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय एमनवर्ड सर्च कीजिए, सारा चीज़ें सब मिलेगा आपको है ना। वन शॉट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चैप्टर 3 का वन शॉट भी कर सकते हैं, यानी या क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 बाय वन शॉट बाय एमनवर्ड यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो भी आपको मिलेगा। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट बटे एरिया होता है। करंट डेंसिटी खोजा जाए, करंट डेंसिटी बराबर करंट बटे एरिया, करंट डेंसिटी करंट बटे एरिया। ठीक है, आई से करंट होता है। ठीक, तो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फ़ा का मान तो निगेटिव होता है। फॉर्मूला आप पढ़ा हो, देखिए आर टी बराबर आर, ऐसे होता है ना, या रोटी या फिर क्या, चल रे, आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो देखिए सेमी कंडक्टर के लिए ये निगेटिव, कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए निगेटिव, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, और नाइक्रोम और मैंगनीन ये सब एलवाई वगैरह है ऐसा, उस सब के लिए ये 0 होता है। तो सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमी कंडक्टर के लिए कैसा? नेगेटिव। ठीक है,
क्योंकि ना उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से फिर वो घटने लगेगा उसका रेसिस्टेंस। हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस उसका घटता है, कंडक्टर में प्लस होता है तो वो जोड़ते जाता है, बढ़ा देता है ना। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज ड्रिफ्टिंग, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पहले भी एक बार पूछा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई टॉ बाय एम, तो ये इसके साथ सीधा संबंध, ये पुराना एक बार रिपीट किया हुआ है, देखिए समझे। व्हाट इज मेनली मेजर बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस को ही नापता है, डिफरेंस यहाँ एक वो ई गलती से लिखा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, ठीक है। हाँ बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस वगैरह को पता कर सकता है, लेकिन मेनली नापना इसका मेनली काम क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। उसी से हम लोग दो बैटरी का ईएमएफ वगैरह को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो दो रेसिस्टर हैं कैपिटल आर और 2R आर कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द थर्मल एनर्जी ऑफ डेवलप्ड इन R and 2R विल बी इन द रेशियो। अच्छा 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 अच्छा, थर्मल एनर्जी यानी हीट जो होगा ना, तो उसका रेशियो चाहिए, जैसे H1 जो हीट होगा I²R और दूसरा में हीट जो होगा I² 2R इंटू क्या T, यही दोनों का रेशियो चाहिए, यानी H1/H2, तो I²RT बाय I² 2RT, तो ये कट गया 1/2 1/2 1:2 है तेरी। चलो देखो दो बल्ब है, 40 वाट का है और 60 वाट का है, उसको कनेक्ट कर दिए हैं 220 वोल्ट से। यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात नहीं बोला है, दो बल्ब है, जब उसको 40 वाट से और 60 वाट से कनेक्ट किया जाता है तो रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंस, तो दोनों स्थिति में, दोनों अलग अलग स्थिति में रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए रेसिस्टेंस बराबर वोल्टेज का स्क्वायर बटे क्या पावर, उधर गया तो ये इधर आ गया, ठीक है। हमको क्या दोनों का रेसिस्टेंस का रेशियो चाहिए, ठीक है, तो यानी कि R1/R2 चाहिए, ठीक है। तो जब पहला बार बल्ब को जोड़ेंगे, 40 वाट का बल्ब है, इसको मान लिया जाए जोड़ते हैं 220 से, इसका रेसिस्टेंस है R1, और एक है 60 वाट का जिसको जोड़ते हैं 220 से, इसका रेसिस्टेंस है R2, तो R1/R2 का जो रेशियो होगा, तो R1 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V² पावर 1, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये है ना वोल्टेज का स्क्वायर बटे पावर, इसके लिए क्या लिखेंगे वोल्टेज का स्क्वायर बटे क्या P2, दोनों का वोल्टेज तो सेम ही है, दोनों में पावर अलग अलग है ना खाली। तो चलिए देखते हैं, तो V² P1 इंटू V2, अब P2 पर चला जाएगा, तो ये V², सॉरी यहाँ पे भी, यहाँ पे तो V² होना चाहिए ना, तो ये V² कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों को वोल्टेज तो सेम ही निकाला, P2/P1, P2 यानी कि 60, P1 यानी कि क्या 40, कट गया, तो 6/4 का मतलब कितना 3/2 ना। वोल्टेज यहाँ पे आप चाहो तो 220 का स्क्वायर रख सकते थे ना, दोनों स्थिति में वोल्टेज तो सेम ही मिल रहा है। कोई समझने में कोई चीज़ में कमी रह गया होगा तो कमेंट में पूछ लेना आप, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि शायद आपको नहीं समझ में आया होगा ये वाला, खैर। हाँ क्या बोला कि रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज इतना ओम, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1/रेसिस्टेंस, ठीक है, को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। इसका रेशियो आप करेंगे तो आ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि सारों के ऑप्शन में ओम इनवर्स है, यानी 1/ओम, यानी 1/रेसिस्टेंस वाला, यहाँ से भी आप पकड़ सकते थे ना। ऐसे कंडक्टिविटी बराबर 1/रेसिस्टिविटी होता है एक्चुअली में, कंडक्टिविटी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे स्थिति में आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछे रेसिस्टेंस दे करके, तो आप 1/रेसिस्टेंस करेंगे तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगा। साइमन पर मीटर भी यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ठीक है। और एक चीज़, तो 1/रेसिस्टेंस कितना है 500 ओम,
तो 1 बाय इतना, तो यहाँ तो ओम है ना, ओ एच ओम, तो ये ओम इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय ओम, तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसी को ज़रा सा अच्छे से हम लोग कनेक्ट ये ठीक से कर दें, तो 1 बाय 500 है। इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, एक काम करते हैं, 1000 से ऊपर नीचे अपने मन से गुना करते हैं, तो ये 1 ही हो गया। फिर इससे हम इसको काट देते हैं कितना बार में, 2 बार में, तो 2 बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.002 ना, इतना ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछे तो 1 बाय रेसिस्टेंस आप कर सकते हो। साइमन पर मीटर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। अगर n इक्वल रेसिस्टेंस है उसको कनेक्ट करते हैं पहले हम लोग सीरीज में, तब फिर पैरेलल में। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो n इक्वल रेसिस्टेंस है, प्रत्येक का रेसिस्टेंस मान लिया जाए अगर r है तो n ठो है। सीरीज में अगर n वो इक्वल रेसिस्टेंस है, यानी r r r r, ठीक है, करते 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 n ठो है, 5 को रहेगा तो 5 r r r r r r 5 r n n n n n ठो है, सॉरी r r r करके n ठो है, तो सीरीज में उसका कितना हो जाएगा एन आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फिर इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, तो पैरेलल में जोड़ते हैं अगर ना, तो देखिए 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय आर प्लस 1 प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर डॉट 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 एन बाय आर, टोटल सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर एन बाय आर, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आर बाय एन हो जाता है। तो अगर पैरेलल में जोड़ेंगे ना तो प्रत्येक सबका कॉम्बिनेशन कर ले तो आर बाय एन आता है। ठीक है, इसमें बोला कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम रेसिस्टेंस का रेशियो, मैक्सिमम तो सीरीज में आता है और मिनिमम तो पैरेलल में आता है, तो उसी का रेशियो चाहिए। तो एन ऊपर चला जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एन ऊपर में एन चला जाएगा ना। अगर अभी इस स्टेप में बिना काटे हुए लिखे हम तो ऐसा लिख सकते हैं एन आर बाय आर, और एन को ऊपर भेज दें, अब आर आर काटे तो ये हमारा एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज़ है। ये पीडीएफ आपको मिलेगा है ना, तो इसलिए स्क्रीनशॉट का चिंता नहीं कीजिए है ना। उसके लिए आपको बस यहाँ आपको इस पर जाना, वेबसाइट पे होम पेज पे आपको एमसीक्यू का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड लेवल एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, लेंथ को बढ़ाना होता है, लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज्ड। ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है किर्चॉफ सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड ना। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 52 ऑब्जेक्टिव किया। अगला चैप्टर वगैरह का भी आप एमसीक्यूज़ वगैरह ये सब सी, चैप्टर का नाम एमसीक्यूज़ बाय एम वर्ड लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक वगैरह भी आपको गूगल पे सर्च करना है तो टॉपिक का नाम बाय एम वर्ड गूगल पे सर्च कीजिएगा तो रिटर्न फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट के माध्यम से। बेस्ट ऑफ लक गाइस।